पाकिस्तान एक बार फिर ब्लैकलिस्ट होने से बच गया है। टेरर फाइनेंसिंग वॉचडॉग है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को फिलहाल अपनी ग्रे लिस्ट में ही रखा हुआ है, जबकि पाकिस्तान लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे संगठनों को पहुंचाने वाली फंडिंग को रोक नहीं पाया है। FATF ने आतंकवाद और फंडिंग रोकने और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कदम उठाने को लेकर 27 पॉइंट्स का एक एक्शन प्लान बनाया था, जिसे पाकिस्तान ने पूरा नहीं किया है। पाकिस्तान को पिछले साल अक्टूबर के बाद से 2 बार ये एक्सटेंशन मिल चुका है। इस बार कोरोना वायरस का हवाला देते हुए FATF ने उन सभी देशों को ग्रे लिस्ट में ही रखने का फैसला किया है जो पहले से ही इसमें शामिल थे। इंडिया टुडे टीवी के मुताबिक चीन पाकिस्तान को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। चीन ने FATF के 39 सदस्यों को इस बात के लिए राजी करने की कोशिश की है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ वाजिब कार्रवाई कर रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अपील की थी कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर कराने में वो मदद करे, लेकिन उनकी ये मंशा पूरी नहीं हुई है। इसके अलावा इमरान खान ने UK, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दूसरे देशों के जो प्रतिनिधि हैं उनको भी साधने की कोशिश की है ताकि पाकिस्तान को 39 में से 12 पॉजिटिव वोट मिल जाएं और वो ग्रे लिस्ट से बाहर हो जाए। मेरे साथ हैं प्रोफेसर सौरभ, आप JNU से हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज। प्रोफेसर सौरभ, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय हमें देने के लिए। मेरा पहला सवाल यह है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माना जा रहा है कि पाकिस्तान चीन की मदद से अगले महीने ग्रे लिस्ट से बाहर हो सकता है। क्या आपको ऐसी कोई संभावना नजर आती है? देखिए, पाकिस्तान को चीन बहुत समय से कोशिश कर रहा है कि इस लिस्ट से उसको बाहर करवा दिया जाए और जिससे जो भी उसकी फाइनेंसिंग है टेररिस्ट की वो फिर चलती रहे, और भारत पर वो लगातार और ज्यादा से ज्यादा हिंसात्मक कार्रवाई करता रहे। और चीन ने भी अभी हाल में ही कहा था कि ग्लोबल टाइम्स के हवाले से कहा गया था कि यदि चीन के साथ भारत के संबंध खराब होते हैं और किसी भी स्थिति में युद्ध की स्थिति आती है तो उसे पाकिस्तान, नेपाल और चीन 3 फ्रंट्स पे उससे बहुत असहज स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए चीन हमेशा ये सारे फ्रंट्स को एक साथ खोल कर रखना चाह रहा है और इसी के तहत वो चाहता है कि पाकिस्तान को इस टेररिस्ट FATF से अलग कर दिया जाए, जिससे कि पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा टेररिस्ट कार्रवाई भारत में अंजाम दे सके। तो मुझे नहीं लगता है कि वो अभी FATF जो उसका रिकॉर्ड है पाकिस्तान का, उसके तहत उसे हटाने के लिए जरा भी उस पर सोचेगा। और मुझे नहीं लगता है कि हाँ, ब्लैक लिस्ट में शायद ना कर पाए, लेकिन ग्रे लिस्ट में उससे जरूर रखेंगे, क्योंकि उसने अपनी आश्वासन देने के बावजूद उसे पूरा नहीं किया। मैं आगे बढ़ता हूं। पाकिस्तान बेशक एक बार फिर ब्लैकलिस्ट होने से बच गया हो, लेकिन जो अमेरिकी विदेश मंत्रालय है उसके कंट्री रिपोर्ट्स ऑन टेररिज्म में पाकिस्तान को माफ कीजिए, आतंकियों की सुरक्षित पनाहगाह, अ सेफ हेवन, एक महफूज पनाहगाह, एक सुरक्षित शरण स्थली बताया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान ने टेररिस्ट ग्रुप्स के खिलाफ मामूली कदम उठाए हैं। पाकिस्तान ने पुलवामा हमले के बाद बड़े पैमाने पर हमलों को रोकने के लिए भारत केंद्रित टेररिस्ट ग्रुप्स के खिलाफ प्रभावी कदम नहीं उठाए। रिपोर्ट के मुताबिक भारत को निशाना बना रहे लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे संगठनों को पाकिस्तान ने अपनी जमीन से ऑपरेट करने दिया है। पाकिस्तान ने जैश के संस्थापक मसूद अजहर और 2008 के मुंबई धमाकों के प्रोजेक्ट मैनेजर साजिद मीर जैसे किसी भी आतंकवादी के खिलाफ, दहशतगर्द के खिलाफ एक्शन नहीं लिया है। मसूद और मीर जैसे दहशतगर्द कथित रूप से पाकिस्तान में आजाद घूम रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि तालिबान और हक्कानी नेटवर्क को पाकिस्तान अपनी जमीन से ऑपरेट करने की इजाजत देता है और जो अफगानिस्तान को भी निशाना बनाते आए हैं। प्रोफेसर सौरभ, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, मोदी और ट्रंप की दोस्ती का फायदा यहां भारत को मिलता क्यों नहीं दिखाई दे रहा? देखिए, आपने सारे चीजों को अपने विश्लेषण में बताया है कि किस तरह से पाकिस्तान भारत के खिलाफ जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या अफगानिस्तान के खिलाफ जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसे अपने स्तर से ऑपरेट करने दे रहा है। एक्चुअली पाकिस्तान की ये बार बार नीति रही है कि वो सिर्फ
कहने के लिए कुछ करने की कोशिश करता है, लेकिन कागज पे वो कुछ भी काम को नहीं करता। जो 7600 जो आतंकियों की लिस्ट थी, उसमें से 3800 के आसपास या उससे थोड़े ही कम लोगों को उसने अपनी लिस्ट से बाहर ही कर दिया। तो सबसे बड़ी समस्या है कि पाकिस्तान टेररिस्टों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। अब आपका जहां तक प्रश्न है कि जो भारत और अमेरिका के संबंध जो ट्रंप और मोदी के स्तर पर हो रहे हैं, तो उसका फायदा क्यों नहीं मिल रहा है? तो उसी के फायदा का नतीजा है कि पाकिस्तान इस ग्रे लिस्ट से चाहकर भी बाहर चीन उसको नहीं कर पा रहा है, पहली बात। दूसरी बात की जो अभी कोविड की जो सिचुएशन अभी साथ में जो इमर्ज कर रही है, जो सभी देशों में जो इमर्ज कर रही है और एक आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई है, तो उसके तहत पाकिस्तान को भी अभी फायदा मिला है। नहीं तो हो सकता था कि पाकिस्तान को इसमें ब्लैकलिस्ट में शामिल कर दिया जाता। तो मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान की जो अभी की स्थिति है, वो उसके आर्थिक स्थिति और ज्यादा से ज्यादा खराब हो रही है, और जहां पर उसके पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं, वो खुद भी इस स्थिति में उनका कोई कंट्रोल नहीं है। जो वहां उनका डीप स्टेट है, वो पूरे स्टेट को कंट्रोल कर रहा है। तो जो मोदी और ट्रंप की जो भी अपने आपस के भी जो भी है, तो हर चीजों को शायद हमारे सामने में नहीं आई हो, लेकिन मुझे लगता है कि उसके तहत ही इसे भारत की लगातार कोशिश होती रही है कि इसे पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट में शामिल करवा पाए। और इसी बहाने पाकिस्तान ने भी भारत के इंजीनियर्स को, जो अफगानिस्तान में इंजीनियर वर्क कर रहे थे, उनको भी उसमें ब्लैकलिस्ट करने की कोशिश की थी। और हमारे और भी 3 इंजीनियर्स थे, उनको भी 3 और हमारे भारतीय थे, उनको भी ब्लैकलिस्ट करवाने की कोशिश किया था। तो वहां पे पाकिस्तान फेल हुआ और वहां पर चीन भी फेल हुआ। तो मुझे लगता है कि ये एक लंबे समय के बाद जब इसकी फिर से अगली पाकिस्तान के पास जो रिपोर्ट आएगी, उसमें शायद उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आगे बढ़ता हूं, अभी आप बने रहिए मेरे साथ। एक सवाल और है मेरा आपसे। भारत चीन सीमा विवाद के बीच भारत और पाकिस्तान के रिश्ते और तल्ख हो गए हैं। पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स के जासूसी के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत ने पाकिस्तान से नई दिल्ली में उसके हाई कमीशन में जो काम करने वाले हैं, उनकी तादाद 50% कम करने को कहा था। साथ ही इस्लामाबाद में जो हमारा हाई कमीशन है, उसमें भी अपने कर्मचारियों की तादाद में 50% कटौती का ऐलान किया है। हाल ही में इस्लामाबाद पुलिस ने भारतीय हाई कमीशन के 2 कर्मचारियों को एक एलिज्ड कथित एक्सीडेंट के मामले में गिरफ्तार किया था। उनके साथ मारपीट भी की थी। इस घटना के बाद भारत ने पाकिस्तान पर वियना कन्वेंशन के उल्लंघन का आरोप लगाया था। हालांकि पाकिस्तान ने आरोपों को खारिज कर दिया। कुछ डिप्लोमेट्स का मानना है कि जो हाई कमीशन के कर्मचारियों में डीप कट की योजना काफी मायने रखती है, जो 50% कम करने की बात हुई है। ये दोनों देशों के जो आपसी ताल्लुकात हैं, उसमें जो मायूसी आई है, निराशाजनक जो हालात हैं, ये उसको दर्शाती है। मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है प्रोफेसर सौरभ, पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी फिर बोले हैं। उन्होंने भारत पर आरोप लगाया कि वो चीन के साथ सीमा विवाद से ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ सख्ती दिखाने की कोशिश कर रहा है। इस आरोप को आप कैसे देखते हैं? नहीं, हमें इस पाकिस्तान की जो इस डिप्लोमेटिक जो स्टाफ को कम करने के लिए जो बातचीत हो रही है, वो मैं उसे देखता हूं कि जो पहले पाकिस्तान के 2 अधिकारी जासूसी करते हुए पकड़े गए थे और भारत ने उन्हें पकड़कर फिर पाकिस्तान को उनसे हटाने के लिए कहा था, और उसके तहत वो पाकिस्तान ने फिर वापसी में कार्रवाई की थी, जो आपने बताया कि उसे एक्सीडेंट का स्वरूप देकर उसके साथ भारतीय राजनयिकों के साथ मारपीट की गई। मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो बार बार अपने राजनयिकों की आड़ में यहां पर जासूसी का काम करवाता है, स्मगलिंग का काम करवाता है और ऐसे एक्टिविटीज करवाता है जो कि वियना संधि के तहत जो राजनयिकों के लिए जो चीजें फिक्स की गई हैं, उसको वो सम्मान नहीं करते हैं। तो इसके तहत वो पाकिस्तान के तहत भारत ने कार्रवाई की है। और जो चीन के साथ जो स्थिति चल रही है, वो हम उसे एक साथ में मिलाकर नहीं देखना चाहिए, या नेपाल के साथ जो स्थिति भारत की है उसके साथ मिलाकर नहीं देखनी चाहिए। लेकिन हाँ, जो चीन और पाकिस्तान दोनों हमेशा एक ही भाषा बोलते हैं, और जो भी पाकिस्तान के जो भी जो कार्रवाई होती है उसपे हमेशा कहीं ना कहीं से चीन का समर्थन होता है। इसलिए जब भी कोई हम भारत और पाकिस्तान के संबंध को देखते हैं, तो उसे चीन को अलग कर पाना हमेशा हमारे लिए एक मुश्किल होता है। और लेकिन फिलहाल भारत की तरफ से ये जो कदम है, उसे मैं नहीं देखता हूं कि ये चीन को सामने रखकर किया गया है।